सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या होता है? सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो उससे सूर्य का कुछ भाग या पूरा भाग दिखाई नहीं देता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगर कुछ भाग नहीं दिखाई देता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। अगर पूरा भाग गायब हो जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। यह अमावस्या के घटित होती है, यह घटना अमावस्या को घटित होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है। देखेंगे कि जब एक चित्र के माध्यम से देखेंगे हम कि जब यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, और उनके बीच से यह चंद्रमा आता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जो चंद्रमा बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की जो छाया, इस छाया क्षेत्र इस पृथ्वी पर बनने लगता है और सूर्य का ये हिस्सा जो जिस हिस्से में चंद्रमा रहता है वह हिस्सा ढक जाता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा हमको दिखाई देता है। या कभी कभी होता है कि चंद्रमा पूरे सूर्य के हिस्से को या किरण वाले क्षेत्र को ढक लेता है तो पूरा हिस्सा हमारा क्या हो जाता है, ढका जाता है, सूरज पूरा दिखाई नहीं देता। तब क्या होता है, यह घटना सूर्य ग्रहण होती है। जैसे पृथ्वी भी क्या कर रही है, सूरज का दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही है और चंद्रमा भी क्या कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसके साथ साथ चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। नोट करेंगे। अब पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण, जिसको हम लूनार एक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि अब चंद्रमा क्या हो जाता है, चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के पीछे चला जाता है, यानी कि सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो जिससे सूर्य का छाया क्षेत्र क्या है, चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से सूरज यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गई। यह इसका चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसके बाद यह जब इसका जो आने वाले सूर्य से आने वाली किरणें हैं, यह पृथ्वी के द्वारा रोक ली जाती हैं, जो चंद्रमा पर नहीं पड़ती हैं, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह प्रत्येक घटना पूर्णिमा को घटित होता है। चंद्र ग्रहण क्या है, हमेशा पूर्णिमा को ही घटित होता है और यह भी सूर्य ग्रहण की तरह आंशिक चंद्र ग्रहण व पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। नोट करेंगे।
हम पढ़ेंगे अब अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? लैटिट्यूड। विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। देखेंगे विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाते हैं। यह कोण क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। अब देखेंगे इसके बाद जो विषुववृत्त है, विषुववृत्त क्या करता है? 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, अक्षांश को परिभाषित करता है या प्रदर्शित करता है। अब अगर यह विषुववृत्त एक डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो 90 डिग्री उत्तर की तरफ और 90 डिग्री पश्चिम की तरफ अक्षांश, यानी कि 90-90 अक्षांश क्या होते हैं? उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ प्राप्त होते हैं। यानी कि एक अक्षांश बराबर 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। देखेंगे डिग्री को अंश को इससे प्रदर्शित करते हैं, मिनट को हम केवल 1 कामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को हम 2 कामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह होता है। अगर देखा जाए तो यह चित्र से यह आपका पृथ्वी है। यह जो है आपका दक्षिणी ध्रुव है, यह आपका उत्तरी ध्रुव है। देखेंगे कि यह जो 20 से एकदम रेखा जा रही है, यह विषुववृत्त है, यह विषुववृत्त है। इसको हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। अब इसके तरफ 1-1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम इस प्रकार रेखाएं खींचें तो अंत में जाकर हमको 90 डिग्री या 90 रेखाएं, 90 अक्षांश प्राप्त होते हैं, 90 अक्षांश प्राप्त होते हैं। और इधर भी किया जाए तो इस प्रकार से 90 अक्षांश प्राप्त होते हैं। इसको लेकर अगर देखा जाए तो इधर 90, इधर 90, टोटल हो गए 180 अक्षांश। लेकिन विषुवत रेखा को, जो विषुववृत्त रेखा है, यह दोनों में काउंट हो रही थी। 180 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो यह 179 अक्षांश प्राप्त होते हैं। अगर देखा जाए कि यह आपका दक्षिणी ध्रुव 1 पॉइंट है और उत्तरी ध्रुव 1 पॉइंट है और दक्षिणी ध्रुव भी 1 पॉइंट है। यहाँ पर रेखाएं नहीं खींची जा सकती। अगर इन दोनों को भी रेखाएं मान ली जाए तब यह आपका 179 धन 1 धन 1 बराबर 181 हो जाते हैं। मतलब 181 अक्षांश हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती है। लेकिन जबकि यह पॉइंट है, इसको रेखा में हम नहीं मानते, तो इसलिए टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? टोटल यानी कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, 179 है। अब अक्षांश रेखा किसे कहते हैं?
तो नोट करेंगे, इसके बाद बताते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा या अक्षांश समानांतर। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो हम देखेंगे ग्लोब पर या पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। तो वो सारी रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व, यह आपका वेस्ट है, यह आपका ईस्ट है, मतलब यह पश्चिम है, यह पूर्व है। इस पृथ्वी को इससे क्यों बनाया गया है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि यह क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर अब आती है बात उसी में भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या कह सकते हैं कि 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है? ग्लोब को या पृथ्वी को जो दो गोलार्धों में विभाजित करता है। एक हो जाता है उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर यह उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद यहाँ पर आपका फिर से चित्र को बताते हैं, इतना नोट करिए। चित्र के माध्यम से ही देख लेते हैं। यह आपका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, यह होगा आपका पश्चिमी दिशा, और यह। अब देखेंगे यह है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश है। इसी के तरफ उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और यह उत्तर की तरफ, और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, इसको हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब देखेंगे मकर रेखा हो गया। इधर आपका उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर है। कौन सा है? आर्कटिक सागर। और इधर दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, महाद्वीप। अब आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर के देखेंगे तो 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा है। यह इसका नाम आर्कटिक सागर के नाम पर पड़ा है। इधर 66.5 डिग्री,
66 डिग्री। जो रेखा है इसको हम अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। इसका नाम जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम पर पड़ा है। अब इसी प्रकार से यह क्या हो गया आपका, यह अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, किसी भी देश या स्थान की स्थिति की जानकारी देती हैं। हम अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश के या स्थान की स्थिति का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यह दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव। इसके बाद आता है देशांतर। या पहले संक्रांति पढ़ लेते हैं, संक्रांति भी इसी में हो जाएगा, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा। संक्रांति क्या है, संक्रांति का हम परिभाषा लिख सकते हैं। संक्रांति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। अब देखिए, जब सूर्य 0 डिग्री सेल्सियस पर चमकता है, यानी कि विषुवत भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो उसे हम ये विषुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तब वह क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है। तब उसका झुकाव किसी ना ही दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होता है ना ही उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है। यह घटना, विषुव की घटना आपकी विषुव की घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित होती है। विषुव की घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित होती है। अब देखिए विषुव क्या होता है, तो बताते हैं कि 21 मार्च को, अब जान लीजिए यहाँ पर यह सूर्य क्या होता है, सूर्य 21 मार्च के बाद यानी कि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को या 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर 12 घंटे या उससे बड़ा दिन होता है, उससे बड़ा दिन। अब 21 मार्च को क्या करता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाने लगता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होने लगता है, दिन बड़े होने लगते हैं, दिन बड़ा होने लगता है। उसके बाद 23 सितंबर को जिस प्रकार से सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो वह मकर रेखा की तरफ जाने लगता है या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आने लगता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी, दिन बड़ा व रातें छोटी होती हैं। इस प्रकार से यह क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, मकर रेखा को क्रॉस कर जाता है, तो यह क्या करता है, 6 महीने तक
इधर रहता है। तो इस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने दिन होते हैं। और जब यह अब 6 महीने इधर दिन हुए तो यह उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात। और जब यह सूर्य 21 मार्च के बाद उधर जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता है, तो यहाँ पर क्या उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन और दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होती हैं। 6 महीने रात होती हैं। इसी इसी यही कारण है कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है, और सूर्य जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ आता है तो 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। इस कारण यहाँ पर ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं। उसके बाद बेटा नोट करेंगे तब बताते हैं आगे। इक्कीस जून को 21 जून को सूर्य की किरणें एकदम लंबवत किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। अब जान लीजिए कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो वह कर्क संक्रांति कहलाती है। यह घटना 21 जून को होता है। उसके बाद इसको हम ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म अयनांत के नाम से भी जानते हैं कि ग्रीष्म अयनांत क्या है? कर्क संक्रांति है। जब कर्क रेखा पर क्या होता है कि पूरी तरह से लंबवत एकदम सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इधर अगर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी तो यह मकर संक्रांति कहलाएगी, मकर संक्रांति कहलाती है। और मकर संक्रांति तो इसको हम शीत अयनांत कहते हैं, शीत अयनांत कहते हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो आपका उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, इसलिए इसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और यह मकर संक्रांति आपका 22 दिसंबर को घटित होती है। कब? 22 दिसंबर। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम कह सकते हैं रेखाओं के समूह को, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम ग्लोब पर खींची जाती हैं,
उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर। देशांतर क्या है? ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे अभी यह ग्लोब हो गया। ग्लोब क्या है? पृथ्वी की 3D डिजाइन है। यानी कि ग्लोब पर हम क्या करते हैं? पृथ्वी के सारे भागों को दर्शाते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। या आपका नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया। अब देखिए कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखा यह क्या करती है? ये किसे कहते हैं? यह आपका उत्तरी ध्रुव हो गया या दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद यह ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कम होती है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है, जबकि विषुवत वृत्त पर देशांतर रेखाओं की दूरी सर्वाधिक होती है। इसका क्या होता है कि एक विषुवत वृत्त पर एक देशांतर का दूसरे देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर 320 मीटर। उसके बाद ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। या देशांतर रेखाएं क्या करते हैं? समय का निर्धारण करती हैं। समय का निर्धारण करती हैं। अब उसके लिए क्या है? किसी ना किसी रेखा को हम मुख्य रेखा मानते हैं। तो वह आपकी कौन सी है? प्रधान मध्याह्न रेखा, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। अब देखिए इसके, यह आपकी मुख्य देशांतर रेखा। इसके पश्चिम की तरफ क्या है? पश्चिम की तरफ बाईं तरफ आपका पश्चिमी देशांतर, यानी कि देखिए यहाँ से हमारे हाथ की दिशा बाईं की तरफ पश्चिमी देशांतर।
और यह क्या है, पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर के बाद क्या होता है कि अब यह है देशांतर भी इनको दो गोलार्धों में बांट दिया, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसका मान 0 डिग्री होता है, इसका मान 0 डिग्री होता है। इसके बाद एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी पर एक देशांतर की दूरी तय करने पर 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट का समय लगता है। चार मिनट का समय लगता है। अब दो देशांतर के बीच की दूरी को, जैसे यहां से लेकर यहाँ के बीच की, दो देशांतर के बीच की दूरी को हम गोरे नाम से जानते हैं, गोरे नाम से जानते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी को हम गोरे नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये आपका 0 डिग्री है, यह आपका 0 अक्षांश है। अब 0 डिग्री 0 अक्षांश क्या करता है, अटलांटिक महासागर में लिखेंगे 0 अक्षांश व 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होता है, 360 होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, जिस कारण रात और दिन होते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, रात और दिन होते हैं। थोड़ा सा और है आज का क्लास में, देखेंगे। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को रेखा जाल कहते हैं, रेखा जाल कहते हैं। कैसे रेखा जाल है देखेंगे। यह आपकी दशांतर हो गई, यह क्या हो गई, दशांतर। अब इन्हीं पर क्या होंगे, अक्षांश होंगे। यह एक जाल किस तरह संरचना दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रेखा जाल कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तब तक के लिए नमस्कार।